मैं प्लूटो। मुझे कभी सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, मगर आज मैं केवल सौरमंडल के बाहरी कुइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु ही बनकर रह गया हूँ। मैं सूरज से करीब 5 अरब 92 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर मेरी दुनिया कैसी होगी? क्या मेरी इस विचित्र दुनिया में इंसानों का रहना संभव है? आखिर मेरे साथ उस दिन क्या घटना हुई कि मुझे ग्रहों की श्रेणी से ही बेदखल कर दिया गया? तो चलिए आज आपको मेरी फुल स्टोरी डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी यानी प्लूटो की जुबानी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। साल 1930 में अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बाउग ने मुझे पहली बार खोज निकाला था। उसके बाद आगे जाकर मुझे सौरमंडल का 9वां ग्रह घोषित कर दिया गया था। उस वक्त भी कई खगोल वैज्ञानिक मुझे ग्रह माने जाने के खिलाफ थे, मगर धीरे धीरे मेरे बारे में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ जो कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों से बहुत अलग थी। मेरी कक्षा बहुत ही अंडाकार है, जो कि मुझे भी बहुत अजीब लगता है, जिस वजह से मैं लगभग 20 साल नेपच्यून की तुलना में सूर्य के ज्यादा पास रहता हूँ। मुझे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 248.9 पृथ्वीय साल लग जाते हैं। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी दुनिया का एक साल कितना बड़ा है। मेरी कक्षा बाकी ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी। मैं आकार में बहुत ही छोटा माना जाता हूँ। मेरा व्यास 2324 किलोमीटर है। मेरी खोज होने से पहले सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह को माना जाता था, लेकिन मेरा आकार बुध ग्रह से आधे से भी छोटा है। इन बातों को जानने के बाद खगोल वैज्ञानिकों के मन में शंका हुई कि कहीं मैं वरुण ग्रह का कोई भागा हुआ उपग्रह तो नहीं हूँ। हालांकि इसकी संभावना भी कम थी, क्योंकि मैं और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी ज्यादा पास नहीं आते हैं। उसके बाद 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को वरुण ग्रह के बाहर की साइड कई वस्तुएं हाथ लगने लगी, जिनका आकार, रंग रूप और बनावट काफी हद तक मेरे जैसी थी। उसके बाद वैज्ञानिकों को पता लगा कि वरुण ग्रह के पार सौरमंडल के बाहरी सौर पर इस प्रकार के खगोलीय पिंडों का एक बहुत बड़ा घेरा मौजूद है, जिनमें से मैं तो केवल एक हूँ। वैज्ञानिकों ने इस घेरे का नाम रखा कुइपर बेल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुइपर बेल्ट क्या है। वैसे तो कुइपर बेल्ट मेरा घर माना जाता है। जैसे ही आप नेपच्यून की कक्षा से आगे की ओर निकलते हैं और सूर्य से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर सौरमंडल के बाहरी इलाके में दाखिल होंगे, तो आपको 3 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक घेरा मिलेगा। इस क्षेत्र में आपको लाखों की तादाद में छोटे छोटे बर्फ की चट्टानें और बौने ग्रह देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको खरबों की संख्या में धूमकेतु और लगभग 1000 किलोमीटर चौड़े अमोनिया और मीथेन से भरे बर्फीले पत्थर भी मिल जाएंगे। इसी क्षेत्र को ही कुइपर बेल्ट कहा जाता है। ये जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच पाए जाने वाले एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है। इस क्षेत्र में कई छोटे मोटे पिंड पाए जाते हैं, जो कि सौरमंडल के बनने के बाद बच गए थे। एस्टेरॉयड बेल्ट की तुलना में कुइपर बेल्ट का आकार बहुत बड़ा है। यह एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा है और ये 200 गुना ज्यादा विस्तृत है। साल 2004 और 2005 में इस कुइपर बेल्ट में हाउमेया और माके पिंड मिले, जो आकार में काफी बड़े थे, लेकिन मेरे से इनका आकार छोटा था। इसके बाद 2005 में ही खोज हुई एरिस पिंड की, जो कि इस कुइपर घेरे से बाहर मौजूद था। इसका आकार मेरे से काफी बड़ा था। ये सारे पिंड अन्य ग्रहों से अलग और मेरे से मिलते जुलते थे। अब वैज्ञानिक ऐसा समझ में पड़ गए थे कि इस तरह तो आने वाले समय में कई पिंड मिलेंगे। या तो उन सभी पिंडों को ग्रह मानना पड़ेगा या फिर मेरे को ग्रह की श्रेणी से हटाना पड़ेगा। इन सब बातों को सुनकर मैं डर गया था। इन सब बातों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लैनेट की जो परिभाषा है
उसको दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर कर दिया। फिर 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग होती है जिसमें करीब 2500 वैज्ञानिक शामिल होते हैं, जिसमें किसी भी पिंड को प्लैनेट कहने के लिए नए रूल रेगुलेशन बनाए गए। अगर ये रूल कोई पिंड फॉलो करता है तो उसे ग्रह यानी प्लैनेट कहा जा सकता है। ये रूल कुछ इस तरीके के थे। नए नियम में नंबर 1, कोई भी आकाशीय पिंड को तभी प्लैनेट माना जाएगा जब उसका साइज गोल हो। नंबर 2 का जो रूल था वह सूरज का चक्कर लगाता हो। ये दोनों नियम तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा था, लेकिन तीसरा जो कि एक नया रूल था कि प्लैनेट को अपने नेबरहुड यानी अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखे, यानी इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसके चारों ओर चक्कर लगाए या फिर इसके टकरा कर इसमें जुड़ जाए, उसके पास आजादी से नहीं घूमे। यही वह तीसरा नियम था जिसे मैं फॉलो नहीं कर पाया। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने मिलकर मुझे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया और मुझे एक नई श्रेणी बनाकर उसमें डाल दिया गया। अब से वैज्ञानिक मुझे बोना ग्रह मानते हैं। 1990 के दशक तक सौरमंडल के सभी ग्रहों पर लगभग मिशन भेजे जा चुके थे, मगर उस वक्त मेरे पास पहुंचना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था, क्योंकि मैं सूर्य से काफी दूर स्थित हूँ और फिर अपने आसपास कई पिंडों से घिरा हुआ हूँ। इसलिए मेरे पास पहुंचना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त विज्ञान की दुनिया में ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर मेरी दुनिया है कैसी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने मेरी दुनिया के लिए एक मिशन तैयार किया। इसके बाद 19 जनवरी 2006 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक अंतरिक्ष यान मेरी दुनिया की स्टडी के लिए भेजा, जो 9 सालों की लंबी यात्रा के बाद 14 जुलाई 2015 को मेरे पास से गुजरा। इस समय इस यान की मेरे से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान ने मेरे पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें कैप्चर कर ली। पहली बार वैज्ञानिक मेरी इस अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। वैज्ञानिकों को लगता था कि मेरी एक बेजान दुनिया होगी, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत था। मेरी इस रोचक दुनिया में बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले बड़े बड़े मैदान थे, तो कई जगह पर उबड़ खाबड़ इलाका था। इस बात से वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे थे कि मेरी दुनिया जियोलॉजिकल रूप से काफी एक्टिव है। दोस्तों, मेरी दुनिया के नजदीक आते ही आपको दिल के आकार की एक चमकीली सतह नजर आ रही है। ये पूरा का पूरा बर्फ का मैदान है। इस पूरी जमीन पर आपको जमी हुई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ही मिलेगी। जब आप अपनी नजर इससे थोड़ा नीचे की ओर घुमाएंगे तो आपको काफी दूर तक फैली हुई गहरे रंग की सतह नजर आएगी। सतह पर पड़े हुए कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स जब कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट से इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह की सरफेस बननी शुरू हो जाती है। इस बड़े एरिया की जमीन पर आपको कई बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। मेरा लगभग 1/3 भाग जल और बर्फ से बना हुआ है, जो पृथ्वी पर मौजूद जल से 3 गुना ज्यादा है। अब बात अगर मेरे एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण की जाए तो जब आप मेरे वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो आपको हल्की नीली धुंध नजर आएगी। लगभग ये धुंध मेरे जमीन से लगभग 160 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेरी दुनिया का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब मैं परिक्रमा करता हुआ सूर्य के काफी नजदीक चला जाता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही ठंड हो जाती है, इतनी ठंड कि मैं कांपने लगता हूँ। मेरी इस दुनिया में मौजूद इन गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह मेरी सतह पर गिर जाता है, जिस वजह से मेरा एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा पतला हो जाता है। जब मैं सूर्य के नजदीक चला जाता हूँ तो मेरी जमीन पर पड़ी इस बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। मैं सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हूँ कि यहाँ पर सूरज की किरणें पहुँचने में 5 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। चलिए अब आपको मैं अपनी जमीन पर ले चलता हूँ। जब आप मेरी दुनिया की जमीन पर कदम रखेंगे तो आपको नजर आएंगे 2 से 3 किलोमीटर लंबे पहाड़, कई लंबे बड़े खुले मैदान,
इसके साथ ही कई बड़ी घाटियां नजर आएगी। मेरी जमीन पर आपको ज्वालामुखी क्रेटर भी नजर आएंगे, जहां पर पहाड़ मीथेन जैसी गैसों से ढके होंगे जो किसी बर्फीले पर्वत से कम नहीं होंगे। मेरी दुनिया का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 1,00,000 गुना कम है, जिस कारण मेरी जमीन पर आपको किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं होगा। मेरी दुनिया का तापमान लगभग -240 डिग्री के आसपास रहता है। इस तापमान में आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये तापमान पल भर के अंदर ही आपके बॉडी टिश्यूज को जमा कर रख देगा, जहाँ आपकी कुछ ही टाइम में मौत हो सकती है। मान लो अगर आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस स्पेस सूट से मेरी दुनिया पर लैंड करते हैं और आप इसके टेम्परेचर की भयानकता से तो कैसे भी करके कई दिनों के लिए बच भी जाते हैं, मगर यहाँ का गुरुत्वाकर्षण शायद ही आपको कई दिनों तक टिकने दे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर है। पृथ्वी की तुलना में मेरा गुरुत्वाकर्षण केवल 6% ही है, यानी पृथ्वी की जमीन पर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो मेरे यहाँ पर वजन केवल 4.5 किलोग्राम ही होगा। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इतने कमजोर गुरुत्वाकर्षण में चलना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। यहाँ पर आप अपने बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कमजोर ग्रेविटी का असर आपकी हड्डियों और मसल्स पर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। लंबे समय तक कमजोर ग्रेविटी में रहना आपके नर्वस सिस्टम को खतरा पैदा कर सकता है। मेरे 5 उपग्रह बताए जाते हैं जो मेरे चक्कर लगाते रहते हैं। साल 1978 में खोजा गया शेरान, जो कि सबसे बड़ा है और जिसका व्यास मेरे से आधा है। 2005 में खोज किए गए 2 नन्हे चंद्रमा निक्स और हाइड्रा स्ट्रिक्स, और जुलाई 2011 को घोषित किया गया कार्बेरिस, जो कि आकार में 30 किलोमीटर चौड़ा है। शेरान सबसे बड़ा है और मेरे से ज्यादा करीब भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी दुनिया? अगर कभी टाइम मिले तो मेरी दुनिया पर जरूर पधारिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कई रोचक चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।